कहते हैं रीसेंट स्टैंड ऑफ बिटवीन चाइना एंड इट्स इम्पैक्ट अपॉन पाकिस्तान पीएमएस 2020 का ये एक ऐसे है। इसमें सबसे पहला जो स्टैंड ऑफ का फैक्टर है चाइना और अमेरिका के दरमियान, वो ट्रेड वॉर है। ट्रेड वॉर में बहुत पुराना एक इशू अमेरिका और चाइना के दरमियान में चल रहा है, वो है डीवैल्यूड करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की करेंसी है, उसको रीवैल्यू करने की इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कहती है, क्योंकि उससे ट्रेड में उनको नुकसान होता है। any state which goes into trade with China gets complete loss. So that is why America and other European Union countries and the other developed world, whichsoever has gone into trade with China, is incurring loss. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आप अपनी करेंसी को मार्केट वैल्यू के मुताबिक लेके आएँ या मार्केट में फ्री उसको फ्लोट करवाएं। वो खुद ही से कंपटीशन के ज़रिए से अपने आपको एडजस्ट करेगी। मगर चाइना का होल्ड है अपनी करेंसी के ऊपर, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है, राइट भाई। तो जो उसका युआन है वो डीवैल्यू है। फिर उसके बाद हम ट्रेड वॉर में एक है पायरेसी इशू। चाइना के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि वो पायरेसी करता है। जो भी ब्रांड्स होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि चाइनीज़ रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत फेमस है, वो इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी का रिवर्स मान लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी कॉपी तैयार कर लेते हैं। तो ये एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दो शर्तें थीं, जिसकी वजह से चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं किया गया until the middle of 2000। उसमें भी चाइना से दो कंसर्न्स थे। एक तो चाइना की जो करेंसी है वो लिबरेटेड नहीं है, वो फ्री फ्लोट नहीं करती है अंडर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या WTO स्टैंडर्ड्स। And the second thing was Chinese were involved in piracy. There were a multitude of multinational companies which had complaints against China doing piracy of their brand. तो इससे उनको कॉर्पोरेट बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा है। दो चीज़ें थी जिसकी वजह से चाइना के साथ कंसर्न थे। और चाइना जब इन द मिडल ऑफ 2000 के डेकेड में उसको शामिल किया गया WTO में, तो एक शर्त के साथ, और वो ये शर्त थी कि चाइना के ऊपर एडिशनल प्रोटोकॉल लगाया गया। एडिशनल प्रोटोकॉल का मतलब है कि चाइना चंद एक चीज़ों को ही सिर्फ पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकेगा, यानी कि अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पूरी दुनिया को भेज सकेगा उन चीज़ों के ऊपर जो उनको उसको दी गई हैं, और उसके ऊपर भी कोटा लगाया गया कि इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से ट्रेड वॉर है। जबकि चाइना कंसर्न अपने शो करता है कि चूंकि कोटा रजीम जो है वो WTO का हिस्सा नहीं है, WTO जो है वो कोटा फ्री रजीम है, तो हम मुझे इस कोटा से निजात दी जाए, जिसको एडिशनल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो ट्रेड वॉर थी। अभी जो नया पहलू इस ट्रेड वॉर में शामिल हुआ है, एक तो चाइना के एम्बिशंस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर हावी है। जब चाइना का जो जायंट हवावे कंपनी जो है, उसने 5G अपनी एम्बिशंस को शो करना शुरू कर दिया, यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी में लीड लेने की कोशिश की, तो साथ ही US ने हवावे के ऊपर और अमेरिका चाइना की और बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने बाद में इंक्लूड किया, उन पर अमेरिका के जो टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं उसको बैन कर दिया। जिसमें गूगल, अभी हवावे के जो भी मोबाइल सेट्स आपको अभी नए मार्केट में मिलेंगे उस पर गूगल मौजूद नहीं है। इस वजह से हवावे की जो मार्केट है काफ़ी हद तक नीचे गिर गई है। चाइना इसकी कोशिश तो कर रहा है इसको तोड़ करने के लिए, क्योंकि अभी 7 उसने सैटेलाइट्स भेजी हैं जो कि उसके बेडो सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अमेरिका का जो सिस्टम है वो कौन सा, GPS सिस्टम। तो अभी उसने 7 भेजे और तकरीबन 9 और भेजने उसने सैटेलाइट्स, उसके बाद फिर वो गूगल का शायद तोड़ निकाल सके। लेकिन अभी इस ट्रेड वॉर का ये हिस्सा है। फिर अभी रिसेंटली नए टैरिफ्स तो नहीं बढ़ाए हैं,
लेकिन स्पाइनिश के इल्ज़ामात लगे हैं। अमेरिका ने एक एम्बेसी को या शायद कॉन्सुलेट को बंद कर दिया चाइना के, अमेरिका के अंदर, और बहुत सारे जो उसके मेंबर्स थे उसको वापस भेज दिया। चाइना ने भी रेसिप्रोकली बहुत सारे कॉन्सुलर्स जो हैं या जो एम्बेसडर्स जो 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 मेंबर्स ऑफ एम्बेसी थे वो उनको वापस भेज दिया। उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये इकोनॉमिक स्पाइनेज इशू है। स्पाइनिश इशू यानी कि इकोनॉमिक स्पाइनेज इशू, एक तो पॉलिटिकल स्पाइनेज इशू होती है, एक होती है इकोनॉमिक स्पाइनेज इशू। कि चाइना जो है इसी तरह से मुख्तलिफ कंपनीज को के जो सिस्टम्स हैं उनको हैक करता है और उसके बाद उनको कॉपी करता है। और कॉपी करने के बाद, इससे पहले कि वो कॉरपोरेट कंपनी पहले अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करे, अमेरिका की कंपनीज सॉरी चाइना की कंपनीज उससे पहले ही अपनी प्रोडक्ट को ले आती हैं, जबकि सारी की सारी वो कॉपी होती है उन्हीं चीज़ों की जो उन्होंने स्पाइनिश की होती है। इसी तरीके से चाइना भी इल्ज़ाम लगाता है कि अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो स्पाइनिश में शामिल हैं, और जो एक तरह से साइबर वॉर है वो भी इस ट्रेड वॉर का हिस्सा बन चुकी है। हम इसको कह सकते हैं साइबर वॉर, साइबर वॉर। फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर पर आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स इश्यूज। इसके ऊपर भी कंसर्न्स हैं अमेरिका को चाइना के ऊपर, और चाइना जो है वो हमेशा ये कहता है कि ये उसके इंटरनल इश्यूज हैं, इसमें अमेरिका को रोक टोक करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अमेरिका लीड करता है पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि राइट आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ world order, this new world order in 1990, America took upon herself the responsibility of the world, the global responsibility कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया जाएगा। तो चाइना के हवाले से इल्ज़ाम लगता है कि ह्यूमन राइट्स के मामले में चाइना जो है वो बहुत पीछे है। इसी तरह से तियानमन में जो डेमोक्रेसी के हक़ में एक चौक है बीजिंग में, वहाँ पे डेमोक्रेसी के हक़ में जब स्टूडेंट्स और बहुत सारी एनजीओज़ बाहर निकली, वो गोली चला दी गई। शायद 1989 की बात है या इसी अरसे में, अगर आप उसको देख सकते हो, गूगल कर सकते हो। उसके बाद फिर हांगकांग के इशू के ऊपर अभी रिसेंटली, और फिर जिनजियांग के इशू के ऊपर, ये दो इश्यूज हैं जो ह्यूमन राइट्स एलिगेशंस चाइना के ऊपर लगाई जा रही हैं। लेकिन चाइना का और बहुत सारे एनालिस्ट्स का ये ख्याल है कि इससे पीछे ट्रेड है या ट्रेड रिलैक्सेशन है, जो अमेरिका प्रेशर डाल रहा है चाइना के ऊपर। उसके पीछे दो ही चीज़ें हैं, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। और ह्यूमन राइट्स इश्यूज हांगकांग में किस तरीके से, हांगकांग जो है वो अगर आप देखें तो ताइवान जो है, यानी जो साउथ चाइना सी है उसमें जहाँ पे ताइवान है, उसी उसके साउथ में चाइना में हांगकांग है जो पोर्ट सिटी है। और हांगकांग के ऊपर को अनेक्स कर लिया था ब्रिटेन ने। कब? ये जब ओपियम वॉर्स हुई थी 1800 समथिंग में, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो उस ओपियम वॉर्स में ब्रिटेन ने हरा दिया था चाइना को, और चाइना की काफ़ी टेरिटरी को अनेक्स कर लिया। तो उसमें हांगकांग भी शामिल थी, और फिर हांगकांग को ज़बरदस्ती चाइना से लीज पे ले लिया था। कुछ अरसा जब जापान ने हमला किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में, तो जापान ने कब्जा कर लिया था हांगकांग के ऊपर। मगर जब हांगकांग को दोबारा से जापान से लिया गया, तो दोबारा से फिर ब्रिटेन ने इसकी जो लीज है वो चाइनीज से हासिल कर ली थी। और क्यों हांगकांग इम्पोर्टेंट था यूरोपियन पावर्स के लिए, ब्रिटेन के लिए, और फिर बाद में अमेरिका के लिए? क्योंकि ये ट्रेड रूट बनता था, या ट्रेड रूट के रास्ते में पोर्ट आती थी जो कि साउथ चाइना सी से ट्रेड लेकर तो सारे पैसिफिक एशिया में जाती थी। तो हांगकांग की हैसियत एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर उभरी। वहाँ पर लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, और तकरीबन आप वहाँ पे अमेरिकन और यूरोपियन कल्चर ही देखेंगे हांगकांग में। अगर आप वो जैकी चैन की फिल्में देखते हैं, या उससे पहले ब्रूस ली, या उससे पहले बहुत सारे दूसरे जो, एक में मैं चैट को देख लूँ, आप चैट में क्या कह रहे हैं मुझे? फ्रॉम उस्मान टू, नो 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 नो, क्यों कह रहे हो? आवाज तो नहीं कहीं बंद हुई पड़ी? कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है?
कंफर्म यस करें। सर। तो ये नो 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 क्यों कर रहे हो एक दूसरे को? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, लो वॉइस है, वॉइस लो है कि पूरी आ रही है? सर सर वो वो किसी एक को बच्चे इश्यू को हो फील रहा हुआ था था वॉइस का, इसने कहा था। अच्छा, उसको सारे कह रहे हैं नो नो। चैट पे लिखा हुआ था कि वॉइस है। अच्छा चलो मैं ऊंचा बोल लेता हूँ। अच्छा जी, अब पता नहीं मैं कहाँ था, हाँ, हांगकांग के बारे में बात कर रहे थे। तो हांगकांग के ऊपर जब हाँ हाँ, वहाँ पे दो, जब मैं बात कर रहा था कि ब्रूस ली की फिल्में देखी हैं, जैकी चैन की, और बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज जो कि हांगकांग के कॉन्टेक्स्ट में, वो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बनी हुई, तो वो हांगकांग की हैं। एक्चुअली हांगकांग में ऑलमोस्ट यूरोपियन कल्चर है, लिबरलिज्म है, डेमोक्रेसी है, और वहाँ पे एक डिफरेंट सेटअप था। 1990s में, 1990 की दहाई में, शायद 1997 में, आप इसको कंफर्म कर सकते हो। 1990s में जब ये लीज खत्म हुआ तो चाइना ने ब्रिटेन से हांगकांग को वापस ले लिया। हांगकांग बड़ी रिच कंट्री थी, सिटी थी। तो जब वापस लिया तो ब्रिटेन ने दो कंडीशंस रखी थी, और उसमें से एक कंडीशन ये थी कि इस पे डिफरेंट रूल होगा। चाइना इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं कर सकेगा कुछ साल, वो तकरीबन आधी सदी भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी, ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो वो जो हांगकांग है वहाँ पे लिबरलिज्म ही रहेगी, या लिबरल पॉलिसीज रहेंगी, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाते रहेंगे अपने मुल्क को। तो इसका मतलब है एक कंडीशन रखी गई, टू वन कंट्री टू रूल्स, इसको कहते हैं वन कंट्री। चाइना हांगकांग को अनेक्स कर लेगा, वापस ले लेगा अपने आप में, कंट्री एक ही कहलाएगी, मगर रूल्स दो चलेंगे, दो कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे। तो हांगकांग में चाइना इंटरफेयर नहीं कर सकता। हांगकांग में अगर कोई क्राइम करता है तो चाइना की अदालतें सजा नहीं देंगी, बल्कि हांगकांग की अदालतें खुद से उसके कानून के मुताबिक उसको सजाएं देंगी। हांगकांग में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाता है जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, और वो चाइना का जो आयरन मैन रूल है वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। अब चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता अब उसको अपने कानून के अंडर लाना शुरू कर दिया है, हालांकि वो मुद्दत ख़त्म नहीं हुई जिसकी कंडीशन के ऊपर चाइना और ब्रिटेन ने वो लीज ख़त्म किया था। तो चाइना ने मुख्तलिफ लॉज बना के तो हांगकांग को अनेक्स करना शुरू कर दिया, यानी उसके ऊपर अपना लॉ इम्प्लीमेंट करना। उसके खिलाफ बहुत सारे मुजाहरे हुए कि हम आज़ाद हैं, हमारी अटोनॉमी को ना छेड़ा जाए, यानी अटोनॉमी को ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो अटोनॉमी को ना छेड़ा जाए, हमारे कानून अपने मौजूद हैं, हम अपने कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, हमारी डेमोक्रेसी कुछ ना किया जाए, जिसके खिलाफ फिर चाइना ने तशद्दुद किया। अब आपको समझ लगे उस पे। फिर चूंकि हांगकांग प्रो यूरोपियन है और वहाँ पे अभी भी यूरोपियन ट्रेड होती है, और वो यूरोपियन ट्रेड के लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पोस्ट है, तो इस वजह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो है मैदान में आ गए और चाइना को कंडेम करना शुरू कर दिया हांगकांग के मसले के ऊपर। और हांगकांग के मसले को उछाल रहा है अमेरिका इस वक्त। चूगुर का मसला आपको पता ही है, उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंकियांग का इलाका मुसलमानों का, मुसलमान किसी ज़माने में ये वाला हिस्सा जो है तुर्किस्तान का हिस्सा कहलाता था, जो ट्रांसोक्सियाना जिसको कुतैबा बिन मुस्लिम ने फतह किया था, और ये बहुत बड़ी एम्पायर थी। फिर उसके बाद अभी ये चाइना के कब्जे में है, और वहाँ पे मुसलमानों को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, सिविलाइज, हम कहते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन का इनको हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके रिलीजन को इनके इनके दिमागों से निकाल कर और इनमें अपने कल्चर को इन्फ्यूज करके। तो वो ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि 75% जो चूगुर पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद है, बड़ों को मार दिया गया है, और बहुत सारों को जो है वो किया जा रहा है, स्टेरलाइज किया जा रहा है, बहुत सारों को इनफर्टाइल किया जा रहा है ताकि आगे पॉपुलेशन ना बढ़ सके। और बहुत सारे ये भी एलिगेशंस हैं कि उनकी ख़वातीन की शादियाँ या मेटिंग जो है वो ज़बरदस्ती करवाई जाती है, जो चाइनीज़ जो लोग हैं, यानी जो चाइनीज़ हन पॉपुलेशन के लोग हैं उनके साथ, ताकि जो आगे नस्ल बढ़े वो चाइनीज़ कल्चर के साथ इंटीग्रेट कर सके। तो इसके ऊपर भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया की वो चिल्ला रही हैं,
और अमेरिका उसको यूज़ कर रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो आप देख सकते हो कि ये ट्रेड वॉर, इकोनॉमिक स्पाइनेज इशू है, ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं हांगकांग में और सिंकियांग में या जिंगजियांग में, कोविड-19 सेपरेट। अमेरिका ने चाइना के ऊपर एक्यूज किया कि चाइना is responsible for spreading COVID-19 all across world, because had China taken the steps in time when it was erupted, then it could have been stopped from spreading all across the world. But it never happened. I mean, it emerged, they said that it emerged in January or in December, but China tried to hide the pandemic from the other world. And Chinese countries, most importantly, जहाँ से ये इमर्ज हुआ है, वो सारी इंटरकनेक्टेड है पूरी दुनिया की ट्रेड के साथ। तो 1-1.5 महीने में जब ये पूरी दुनिया में फैल गया, उस वक्त चाइना ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी या फिर उसके खिलाफ मेजर्स लेने शुरू कर दिए, यानी कि लॉकडाउन करना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त तक फ़ायदा नहीं था, 1 महीने में ये पूरी दुनिया तक पहुंच चुका था। ये इल्ज़ाम कोविड-19 का चाइना के ऊपर लगता है। तो ये 4 मेजर टेंशंस के पॉइंट्स हैं इस वक्त जो चाइना और अमेरिका के दरमियान में। अच्छा, अब हम इसको लेकर क्या चलते हैं इकोनॉमिक। अच्छा, अब उसके बाद फिर इकोनॉमिक स्पाइनेज इशू है या ट्रेड वॉर है, और फिर इसके साथ ही हम पॉलिटिकल इश्यूज की भी बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज यानी कि चाइनीज इमर्जेंस एज अ ग्लोबल पावर, थ्रेट टू यूएस, ये हो गया। ठीक है, ये उसके लिए थ्रेट है, ये सबसे बड़ी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी चीज़ें तो उसके अंडर आ जाती हैं, लेकिन जो चाइनीज़ इमरजेंसी ग्लोबल पावर है वो है यूएस के लिए सही थ्रेट, और इसको कहते हैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। यानी कि जब एक पावर, एग्जिस्टिंग पावर, उसके मुकाबले में दूसरी पावर इमर्ज हो रही हो, तो फिर क्या होता है, फिर एक तरह का ट्रैप जो है वो बन जाता है दोनों पावर्स के लिए, और उस ट्रैप में आके वो आपस में लड़ती हैं। ये थ्यूसिडाइड्स ने कहा था, बहुत बड़ा स्कॉलर था, ग्रीक हिस्टोरियन था, उसने कहा था कि जब भी एक एग्जिस्टिंग पावर हो दूसरी बड़ी हो तो आपस में उनकी वॉर होती है। इसको कहते हैं थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। तो उसमें साउथ चाइना इशू से लेकर एशिया पिवट, ये सारी चीज़ें। तो इम्पैक्ट्स अपॉन पाकिस्तान, इस सब के फिर इम्पैक्ट क्या होंगे पाकिस्तान के ऊपर, ये दूसरा हिस्सा है इसका, इट्स इम्पैक्ट्स अपॉन पाकिस्तान। तो यूएस एशिया पिवट पॉलिसी, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल है। यूएस की एशिया पिवट पॉलिसी सिर्फ चाइना को कंटेन करने के लिए, कि चाइना को किस तरीके से कंटेन किया जाए, कहाँ पर, एशिया, इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में। इसको इंडो पैसिफिक पॉलिसी भी बोलते हैं, इंडो पैसिफिक पॉलिसी। इसमें 4 पावर्स को अमेरिका थपकी दे रहा है और एम्पावर कर रहा है कि वो चाइना को रोकें। इंडिया उसमें आगे आगे है, जापान है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, 3 पावर, एक खुद पावर है, एक वो खुद है और बाकी 3 पावर्स को सपोर्ट कर रहा है, खास तौर पर इंडिया को। तो इंडिया को इंडियन ओशन पॉलिसी में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और साउथ एशिया की जो पॉलिसी ट्रंप ने आते ही बनाई थी, इन दोनों में इंडिया को एक हेजमॉन के तौर पर तैयार करने की कोशिश है, या इसके सेंटर में इंडिया मौजूद है कि इंडिया को इस इलाके का पुलिसमैन बनाया जाएगा। ये इंडिया को फेवर करती हैं क्योंकि वो काउंटरवेट है चाइना का। इससे क्या हो रहा है, इससे पाकिस्तान की सलामती जो है वो थ्रेटन हो रही है। पाकिस्तान जो है अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। इंडिया को ना सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी जा रही है, उसको स्पेस में मदद दी जा रही है, उसको जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में मदद दी जा रही है, उसको इंडियन ओशन में एक पावर बनाने के लिए मदद दी जा रही है। इंडिया और अमेरिका के आपस में एक जो है वो अग्रीमेंट साइन हो चुका है कि एक दूसरे की बेसिस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स मेमोरेंडम इसका नाम है। तो उसमें फिर पाकिस्तान थ्रेटन हो रहा है। पाकिस्तान को पता है कि चाइना के खिलाफ तो इंडिया शायद कुछ कर सके या ना कर सके, मगर पाकिस्तान के खिलाफ ये जरूर करेगा, और इंडिया इससे दलेर हो रहा है।
और उसको पता है कि दुनिया कुछ नहीं कहेगी, इसलिए मैं जो मर्जी करूं। और वो कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर अटैक करता है पाकिस्तान के इलाकों में। इस दफ़ा तो उसने, पिछली दफ़ा तो हद कर दी उसने, अपने जो प्लेन्स हैं दे ब्रीच्ड पाकिस्तान एयर स्पेस, एंटर्ड इनटू पाकिस्तान, they breached LOC and came in Pakistan's area, not the disputed area, but Pakistan's independent area. Balakot bombarded the, empty space and went back. This was a message given to Pakistan. They could do even more than 8 if the next time that happened, or if Pakistan did not come in line with Indian policy or Indian policy guideline. So then Pakistan also breached the LC the next day in broad daylight and bombarded the area. It was necessary. Otherwise, India would have made it a new normal. I mean, this is normal for India to attack Pakistan by breaching LC and doing whatever they want with impunity. Pakistan had not yet retaliated. तो इसका नुकसान क्या होगा? India would take that action under the misinterpreted confidence ballooned into them by the international need of India against China. तो इससे क्या होगा फिर? इससे India would take some drastic actions against Pakistan. Pakistan is bound to retaliate against India, and thus a conflict may emerge in South Asia, which will devastate the whole region. तो इसका impact जो है पाकिस्तान के ऊपर होगा. Then India is nuclearizing Indian Ocean only to contain China and threaten Strait of Hormuz, which is a very sensitive trade line for China. And then Pakistan is bound to create a counter strategy in Indian Ocean. So Pakistan is also getting submarines and warships from China, and then Pakistan is trying to secure its CPEC routes through Indian Ocean. तो ये सारा impact पाकिस्तान के ऊपर है. Then afterwards BRI is a very important. I mean, ये तो मैंने लिखा नहीं, और बहुत important चीज है. BRI भी एक conflict है, जो कि हम इसको लिख देते हैं BRI. ये एक बहुत बड़ा, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. समझे जा रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव is an economic order led by China, which might replace the new liberal economic order led by America. And that new liberal economic order is being executed in the world via IMF, World Bank, and World Trade Organization. On the other hand, BRI, that is the infrastructure build of Asia and connecting Asia with Europe and the other continents, that may surpass the economic order. Economy को अगर surpass कर लिया तो फिर अमेरिका को replace कर लेगा चाइना. तो BRI को रोकने के लिए अमेरिका अपनी पूरी टेल लगा रहा है. बहुत सारी कंट्रीज को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहा है. इंडिया जो है उसको अपना साथी बना रहा है. तो उसका इम्पैक्ट फिर पाकिस्तान के ऊपर क्या बनेगा आपको पता है. पाकिस्तान में CPEC के मामले के ऊपर फिर टेंशन्स और बढ़ेंगी. अमेरिका की बहुत देरीना ख्वाहिश है कि वो CPEC के प्रोजेक्ट को रोक दे, क्योंकि CPEC इज सेंट्रल प्लैंक टू BRI. इंडिया की बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि कभी पाकिस्तान डेवलप ना कर सके. उसके दोनों ही दुश्मन है. चाइना एज ए रीजनल ग्लोबल पावर उसका दुश्मन है, और ग्लोबल एस्पायरेशंस भी रखता है इंडिया. और पाकिस्तान उसका जो है इस रीजन में एक जो है वो एनिमी है. तो इस वजह से दोनों को वो सुकून से नहीं बैठने देगा. तो CPEC के हवाले से जो बम धमाके पाकिस्तान में हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो रही है, वो और जो दाइश के लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये सारी की सारी हम CPEC और BRI के हवाले से देख सकते हैं. तो इसका मतलब है पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट तो आया ही आया. तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं. और उसके बाद आपने उसके अपॉर्चुनिटीज और होप्स भी लिखते नहीं है कि दोनों कंट्रीज जो हैं, जो दोनों सुपर पावर्स हैं, इस आने वाली दुनिया, अब इसको रोक कोई नहीं सकता है. अमेरिका अगर थोड़ी बहुत कोशिश कर ले तो कर ले, क्योंकि आने वाली दुनिया है मल्टीपोलर वर्ल्ड, एंड दैट कैन नॉट बी
done away with. I mean, this is now written on the wall. This is just a matter of time, and not we don't have to ask ourselves whether it will happen or not. Yeah, we will have to ask ourselves when it will happen. होना तो है, it's just a matter of time. और इसमें दोनों जो है sanity will prevail, and both of these superpowers will sit together and work for the stability and harmony of the global order. Otherwise, international security will remain threatened because of many issues: Asia pivot, Indo-Pacific policy, then South Asian strategy, and all those strategies which are being made by America, that is to contain China. इन दोनों को साथ में मिलकर बैठना पड़ेगा. And China in 2013 gave that hint to America that Pacific Ocean is large enough to accommodate two powers. इसका मतलब है कि इतना बड़ा है कि हम दोनों मिलके एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, और मिलके अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं. तो ये हो गया आपका रीसेंट स्टैंड ऑफ बिटवीन चाइना एंड अमेरिका एंड इट्स इम्पैक्ट अपॉन पाकिस्तान. अब हम चलते हैं आगे. अगला क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, इसको हम खत्म कर लेते हैं क्योंकि अभी टाइम वैसे भी खत्म होने वाला है, और फिर थोड़ी देर के बाद